लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर. दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. ठीक है, जैसे कोई पार्टनर जाता है तो जो अकाउंटिंग है सारी अकाउंटिंग सेम होनी है, वैसे ही गेनिंग रेशो आनी है, वैसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जर्नल रिजर्व, सब वैसे ही बनना है. फिर डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस यहाँ आता है कि रिटायरमेंट जनरली प्री प्लान्ड होती है, तो वो हमने नोटिस किया होगा या तो साल के शुरू में, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में, या एट द एंड में ही आ रही है. वेयर एज डेथ इज अनसर्टेन, तो वहाँ पे हमें टाइम बेसिस पे भी कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं. ऑल्दो सेम कैलकुलेशंस अगर कोई भी पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर रिटायर हो रहा है तब भी हमें करनी पड़ती हैं. ठीक है, तो जब हम रिटायरिंग पार्टनर का रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उस सेम वही अकाउंट हम डिसीज्ड पार्टनर का बना रहे हैं. जो हम रिटायरिंग का बनाते हैं एग्जैक्टली सेम वैसे ही चलता है. क्या क्या मिलेगा उसे? उसे ओपनिंग बैलेंसेस मिलेंगे, जो उसके कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होगा, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो मिलेगा. किस पर? टाइम बेसिस पर. भाई अगर 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है एंड अ पार्टनर डाइज ऑन 15 जून, तो 2.5 मंथ का मिलेगा, तो जो भी टाइम बेसिस पर होगा वो उसे मिलेगा. बाकी जनरल रिजर्व में उसका शेयर वो उसे मिलेगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो उसे मिलेगा. ठीक है, फिर कोई भी फंड जिसमें कि WCF और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये आते हैं, इसमें उसका शेयर उसे मिलेगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट अर्न किया है तो उसे मिलेगा. ठीक है ना, ये उसे मिलेगा. गॉट इट? यहां से ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है. यहां से ड्राइंग्स मिलेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगेन टाइम बेसिस पे मिलेगा. ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखते हैं, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में आ जाएगा. अगर डेबिट बैलेंस है तो गुडविल रिटर्न ऑफ अगर हम कर रहे हैं तो गुडविल का शेयर उसे मिलेगा. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस मिलता है वो भी मिलेगा. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस उसे मिलेगा. रिवैल्यूएशन में अगर लॉस हुआ है तो उसे मिलेगा. ठीक है, शेयर ऑफ गुडविल मिलता है बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये उसका शेयर ऑफ गुडविल. ऐसे ही मिलता है ना गेनिंग रेशियो में, वो भी उसे मिलेगा. फिर जितने टाइम वो रहा फर्म में उतने दिन फर्म ने बिजनेस तो किया है ना कुछ,
कुछ प्रॉफिट भी अर्न किया ही है, तो उतने दिन का प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट जिसकी डेथ हो रही है, डिसीज्ड पार्टनर, हाँ हाँ, शेयर ऑफ प्रॉफिट उसे मिलेगा। अब ये सब जो मिलेगा, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो पार्टनर रिटायर होता है उसके लोन में ट्रांसफर कर देते थे, या उसको कुछ पेमेंट भी कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम पेमेंट करें तो भी यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि जिसकी डेथ होगी उसको पेमेंट कैसे करोगे, नहीं कर सकते ना उसको तो डायरेक्ट। तो हम पहले यहाँ से सारा अकाउंट, जितना भी अमाउंट है, डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स, जो लीगल हियर्स होते हैं, बैलेंसिंग फिगर, उसको ट्रांसफर कर दोगे। और फिर अगर कोई पेमेंट कर रहे हो, लोन हो रहा है, तो उसमें उस लोन का ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही चलेगा, या हम उसको पेमेंट कर रहे हैं तो हम उसे पेमेंट भी अलग से करेंगे, मतलब डायरेक्टली उसको पेमेंट नहीं करेंगे जिसकी डेथ हो गई है, बिकॉज दैट पर्सन इज नो मोर, तो नो पेमेंट इज डायरेक्टली डन टू दैट पर्सन। ऑलवेज द अमाउंट ट्रांसफर टू डिसीज पार्टनर्स legal heirs executors account, then executor will receive any payment. Okay, got it? बिल्कुल बिल्कुल सेम, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसमें जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करने के, शेयर ऑफ प्रॉफिट दो तरीके हैं, एक है टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस, टाइम बेसिस एंड टर्नओवर बेसिस। टाइम बेसिस में फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, ईयर एपोस्ट्रोफी एस, ईयर एपोस्ट्रोफी एस, यानी कि जिस साल में उसकी डेथ हुई है उसके जस्ट पहले वाले साल के बेसिस पे हम निकालेंगे, ठीक है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स। यहाँ पे मैनी ईयर्स आ गए, तो यहाँ पर हमें मैनी ईयर्स की एवरेज लेनी होती है। अगर इसके अलावा कोई और मेथड होता है, ये तो बेसिक मेथड्स हैं जो हम तीन कर रहे हैं, अगर इन तीन के अलावा कोई और मेथड, इफ दे ऑप्टेड दे विल मेंशन यू इन द क्वेश्चन। तो जैसे जैसे उन्होंने लिखा उनको फॉलो करना है। इनको कैसे फॉलो करना है ये मैं बता देती हूँ। जैसे कि मान लो ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। सी डाइड ऑन 30th June 2025, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 20, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25 हमें प्रॉफिट दिया हुआ है इन 4 सालों का। इसका 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, 3,50,000। अगर सिर्फ इतना लिखा है कि ये 3 प्रीवियस ईयर है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इनके रेशियो है मान लो 2:1:1, तो सिंपली हमें सी का शेयर निकालना है। हम कहेंगे 3,50,000 इंटू 3 महीने का, जून तक 3 ही महीने हुए ना, अप्रैल मई जून 3 महीने, इंटू सी का शेयर 1/4, 1/4 है ना सी का, तो 3/12 इंटू 1/4, ठीक है। ये कितना आ गया, इस 3 43,750 ये आ गया। लेकिन अगर हमें ये बोला होता है प्रीवियस ईयर्स की एवरेज लेनी है,
तो हम इन 4 साल की एवरेज निकालते हैं। कितनी? 3 and 2 5 6 7 8 8 लाख की एवरेज 4 से डिवाइड किया 2 लाख। 8 लाख एवरेज निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे 2 लाख। अब हमने यहाँ पे कहा 2 लाख इंटू 3/12 इंटू 1/4 कितना हो गया? 25,000। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया? ये मत सोचना कि कहीं टाइपिंग एरर हो गई है, कहीं टाइपिंग एरर नहीं हुई है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? फाइन। अब आता है टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस में क्या बोलते हैं कि सेल्स फॉर 24-25 were rupees 10 lakh and profit for the same period, same year was rupees 2 lakh। और फिर हमें दे दी सेल्स ऑफ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025-26 इज रुपीज 150। क्या मतलब हुआ? हमें पिछले साल की सेल्स दे दी और पिछले साल का प्रॉफिट दे दिया, तो हमने प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लिया। कितना परसेंट प्रॉफिट था? 2 लाख। 10 लाख पे हो रहा है ना प्रॉफिट, तो कितना परसेंट हो गया? 20%। ये जो 20% मैंने निकाला है, इट मे बी अ चांस कि दिस 20% इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन कि सेम स्केल का प्रॉफिट था, लास्ट ईयर वी अर्नड 20% प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट, व्हाटसोएवर दे मेंशन्ड इट। देन आपने इस ईयर का इन 3 महीने की सेल 150 है, फर्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून, इन 3 महीनों की सेल 150 है, इस पे 20% निकाला। अब हमें इसमें मंथ की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो प्रॉफिट ही उस 3 महीने का आया ना। अगर सेल्स उन 3 महीने की है तो प्रॉफिट भी उस 3 महीने का ही है। हमें फिर से 3/12 करने की जरूरत नहीं है, हमने सिंपल 20% किया और 1/4 कर दिया। तो कितना हो गया? 20% इज 30,000 और 30,000 का 1/4 इज 7,500। समझ में आया? तो ये 3 मेथड्स है जो मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं। तो जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसको फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शंस को, दैट्स इट। ठीक है। तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और क्या है कि अगर ये जो इसकी एंट्री होती है, इफ नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर में अगर कोई चेंज नहीं हुआ है तो इस प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हमने ओपन किया है, ये एक नया अकाउंट हमने ओपन किया और इस अकाउंट को अगर बैलेंस शीट बनानी हुई तो इट इज शोन एट द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि डेबिट बैलेंस है ना इसलिए। और ये एंट्री हम कर रहे हैं प्रॉफिट की, ये एंट्री हम कर रहे हैं प्रॉफिट की। ठीक है। अगर लॉस की होती तो एंट्री रिवर्स हो जाती, ट्रीटमेंट रिवर्स हो जाता। ठीक है, फिर से समझ लो, इफ देयर इज नो चेंज इन पीएसआर, तो ये जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, द एंट्री फॉर दिस अमाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि हमने उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया
क्योंकि प्रॉफिट था, लेकिन फर्म को क्योंकि अभी देना पड़ गया, तो दिस इज अ लॉस फॉर द फर्म, therefore it is to be debited, and because it has debit balance, therefore it is to be shown at the asset side of balance sheet. क्लियर? ये प्रॉफिट के केस में है। अगर मान लो यहाँ पे प्रॉफिट की जगह, इस पूरी एंट्री में प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो रिवर्स एंट्री कर देते, ठीक है। बट अगर इफ PSR चेंजेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर किसी तरह का कोई चेंज हुआ है, ठीक है, इफ PSR चेंजेस, अगर कोई चेंज हुआ है, तो उस केस में गेनिंग यानी कि रिमेनिंग, जो गेनिंग पार्टनर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड, क्योंकि जो डिसीज्ड है वही तो सैक्रिफाइसिंग है, उसका तो कोई स्कोप ही नहीं है ना गेनिंग होने का, कोई स्कोप ही नहीं है ना उसका तो गेनिंग होने का, वो तो सैक्रिफाइसिंग ही है। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मान लो ये लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम भी फॉलो कर रहे हैं, तो इवन इन दैट केस डिसीज पार्टनर का करंट अकाउंट विल बी क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इन कैपिटल अकाउंट, उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और क्लोज कर दो। हाँ, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका करंट अकाउंट के थ्रू ही चलेगा सब कुछ, उनका कैपिटल में नहीं ट्रांसफर करेंगे, सिर्फ जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका करंट अकाउंट इज ट्रांसफर इन कैपिटल अकाउंट। क्लोज करना है ना हमें सब कुछ, उसका तो जा रहा है ना, वो तो चला गया। समझ में आई ये बात? तो ये हमारे पास डेथ ऑफ ए पार्टनर में एक डिफरेंट चीज है जो आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और जो डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट है वो बनाना सीखेंगे, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment, ठीक है। Thank you.